जानने की कोशिश हर एक जो है अभिभावक भी कर रहा है और हम भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी दावे और वादे करते हैं क्राइम को रोकने को लेकर, खासकर साइबर क्राइम को लेकर, क्या वाकई में उस दिशा में काम हो रहा है? क्या वाकई में सरकार उस और अपना कोई अच्छा कदम उठा रही है? ये ऐसे तमाम सवाल हैं। इसी पर विस्तार से जानकारी लेने के लिए मेरे साथ हमारे इंदौर से ब्यूरो वाजिद कुरैशी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही भोपाल से हमारे क्राइम रिपोर्टर सफीक खान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं पहुंचूंगा उनके पास। उनसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा है इस पूरी कार्रवाई को लेकर। पहले वो आपको सुनवाते हैं। प्रदेश में सभी एसपीओ को ये निर्देश भी दिए कि ऐसी जितनी कंपनियां हैं, जैसे पहले आपने सुना हो ब्लू व्हेल थी, और इस तरह की जितनी कंपनियां हैं, इन सबको ध्यान दें जो बच्चों को एडिक्ट कर रही है। इसका नौनिहालों के जीवन पर खिलवाड़ करने की जो कंपनियां कोशिश कर रही हैं, भटकाव की कोशिश कर रही हैं। तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा, किस तरह से कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, अब देखना होगा कि वाकई में इस दिशा में कदम उठाया जाता है और तो किस तरह से कार्रवाई की जाती है। वाजिद, सबसे पहले मैं आपसे मैं जानना चाहूंगा, इंदौर में अगर साइबर क्राइम की बात की जाए या फिर ऑनलाइन गेम की बात की जाए तो क्या कुछ प्रभाव देखा जा रहा है और किस तरह से प्रशासनिक अधिकारी, हमारी पुलिस काम कर रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे इंदौर की पुलिस खास तौर पर साइबर मामलों में बहुत एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर जो पूर्व एडीजी रहे और अभी भी वर्तमान में भी वो एडीजी है, पर उनका तबादला दूसरे विभाग में हो गया, वो आज भी सक्रिय है और लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ एडीजे वरुण कपूर साहब की, जो साइबर एक्सपर्ट भी हैं और इंदौर में अभी पदस्थ हैं। वो अभी भी अपने स्तर पर जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं उसमें डेली एक वीडियो जारी करते हैं और तमाम लोगों को खास तौर पर साइबर क्राइम के बारे में बताते हैं और पूरे देश और हमारे इंदौर शहर के सभी नागरिकों को बार बार आगाह करते हैं कि किस तरीके से साइबर क्राइम हो रहा है और किस तरीके से उससे बचा जा सकता है। और हाल ही में अगर हम कोरोना काल के बाद की बात करें तो ये साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है। अगर हम बात करें नकली नोट की, अगर हम बात करें फिशिंग की, हम अगर बात करें ऑनलाइन ठगी की, तो ये लगातार बढ़ती जा रही है। खास तौर पर महिलाओं और बच्चों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। बच्चों को खास तौर पर गेमिंग के जरिए निशाना उनको बनाया जा रहा है। हाल ही की बात करें तो छतरपुर की घटना के देखें हम तो 40,000 रुपए की गेमिंग के जरिए उस बच्चे से ठगी की गई थी, जिससे आहत होकर और परिवार से डरकर उसने आत्महत्या तक कर ली, जिसको लेकर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने तत्काल प्रदेश के सभी एसपीओ को यह निर्देश दिए कि वो इस ओर ध्यान दे और ऐसे गेमिंग जो चला रहे हैं उन पर नजर रखे और उन्हें तत्काल बैन करे। और जिस गेमिंग के जरिए बच्चे ने आत्महत्या की थी उसके ऊपर एफआईआर तक दर्ज की गई है। जी बिल्कुल, और अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। शफीक खान, आप क्राइम बीट पर काम करते हैं, क्राइम को आपने बड़े बारीकी से जाना है, तो भोपाल में अगर बात की जाए इस पूरे क्राइम को लेकर तो किस तरह से देखते हैं साइबर क्राइम को और किस तरह से अब साइबर क्राइम के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है? सफीक जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी सफीक जी, आप क्राइम बीट पर काम करते हैं, क्राइम को बड़े बारीकी से आपने देखा है क्योंकि एक लंबा वक्त से आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं साइबर क्राइम को और उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई की जा रही है? देखिए, अगर भोपाल राजधानी की बात की जाए तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर इस वक्त आज की में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम आ रहे हैं। भोपाल के जो थाने हैं लगभग हर थाने के अंदर जो है साइबर से जुड़ा हुआ एक अपराध दर्ज हो रहा है प्रत्येक दिन। और दूसरी बात अगर हम कहें तो इस वक्त जो साइबर क्राइम है बहुत ज्यादा सक्रिय है। मैं अगर अभी कुछ दिन पहले की बात बताऊं, 2-3 दिन पहले की, वहां पर जो साइबर ठग थे उन्होंने एक फरियादी जो थे उनको एक लिंक भेजा और उनसे ये बोला कि आपका एक गोवा से पार्सल आया है जो इंदौर में फंसा हुआ है, आप जो है वो 5 रुपए डाल दीजिए इसके अंदर। ये एक नया तरीका था साइबर ठगी का। तो उसने फरियादी ने ये सोचा कि ये 5 रुपए डाल देता जाता है मेरा, तो जैसे ही उसने 5 रुपए डाले तो पता चल रहा है कि उसके खाते से जो राशि थी वो पूरी की पूरी उड़ गई, जिसकी मामला जो है साइबर क्राइम को उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। ऐसे जो ठगी के नए
मामले आ रहे हैं वो जो साइबर से जुड़े अपराधी वो इस तरह से ठगी कर रहे हैं कि इंसान को पता ही नहीं पड़ता कि उनके साथ हो क्या रहा है। कभी वो बैंक के एजेंट बन के फोन करते हैं, कभी इंश्योरेंस एजेंट बन के फोन करते हैं, कभी वो एयरलाइंस की नौकरी पे लगवाने के नाम पे ठगी करते हैं। तो ऐसे जो मामले हैं वो लगातार दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन साइबर पुलिस जो है भोपाल की भी बहुत ज्यादा सक्रिय है और यहाँ पर जो हमारे एडिशनल एसपी अंकित जायसवाल साइबर से जुड़े हुए सारे अपराधों को देख रहे हैं और वो लगातार जो है इनमें कार्रवाइयां कर रहे हैं और ज्यादातर लोकेशन जो आती हैं वो झारखंड, उत्तर प्रदेश या हरियाणा की साइड की होती हैं, जिसमें ये लोग टीम गठित करके और अपराधियों को पकड़ते भी हैं। बिल्कुल, लेकिन शफीक एक बड़ा अहम सवाल निकलकर ये सामने आता है कि आखिरकार रूप रंग बदल लिया जाता है, तरीका बदल लिया जाता है उगाही करने का, तो इस पर रोक कैसे लगेगी? क्या कदम उठाए जाने चाहिए ताकि जो इस तरह के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है उसमें कमी देखी जाए? देखिए, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि लगातार साइबर जो पुलिस है वो लगातार एडवाइजरी जारी कर रही है, लोगों को जागरूक भी कर रही है और दिन पे दिन जो है विज्ञापन के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हो, लगातार वो एडवाइजरी जारी कर रही है। वो बिल्कुल बता रही है कि किसी भी तरह के फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े। यदि आपके पास कोई बैंक वाले का फोन आ जाता है तो पहले उसकी तस्दीक कर लें, या किसी नौकरी लगवाने के नाम पे अगर किसी का फोन आता है तो उसकी तस्दीक कर लें। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो किसी ना किसी तरह उनका शिकार हो जाते हैं और साइबर जो पुलिस है वो भी लगातार प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके से इसको रोकथाम किया जाए। और इसी रोकथाम के लिए साइबर जो भोपाल पुलिस है राजधानी के अंदर उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले भी एक साइबर से जुड़ा हुआ एक प्रशिक्षण लगाया था, जिसमें पूर्व डीजीपी रावत साहब भी मौजूद थे। और यहाँ पर जो पुलिस जवान है, जो यहाँ के जो थाने हैं, उन थाने के जो एक दो अधिकारी हैं, उनको विवेचना अधिकारी हो, थाना प्रभारी हो, उनको बुला के बाकायदा इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि फरियादी किसी तरीके से परेशान ना होता हो, जो जहाँ रहता है वो अपनी शिकायत वहां कर सकता है। तो इसी मामलों में अभी जैसे भोपाल के कोलार थाने की बात करें तो हम भोपाल के कोलार थाने में एक साइबर से जुड़े हुए लगातार 6 अपराध कायम हुए और वो 6 के 6 जो अपराध थे वो पुलिस ने ही हैंडल कर लिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो इस क्षेत्र में कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन वाजिद अगर बात जिस तरीके से भोपाल शहर की बात हो या फिर इंदौर शहर की बात हो, बड़े शहर है तुरंत कार्रवाई की जाती है। जो गांव क्षेत्र है, जो देहात क्षेत्र है, अगर वहां पर इस तरह का कोई मामला सामने आता है, वहां के इलाकों को लेकर किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं ताकि अगर साइबर से जुड़ा हुआ कोई मामला है उस फरियादी की तुरंत सुनवाई हो, उसे इंसाफ मिले, उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था है? जी, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मेरे साथी पत्रकार शफीक खान साहब ने बताया कि ये जो मामले आते हैं ज्यादातर बाहरी प्रदेशों से मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में टारगेट किया जाता है। जो शफीक खान साहब ने बताया कि ये ज्यादातर मामले दिल्ली और आपके राजस्थान, साथ ही ये जो ग्रामीण इलाके हैं जो दिल्ली से सटे हुए, जिसमें से ये कॉल आती है और वहाँ के जो अपराधी है वो महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाते हैं और साथ ही ऐसे लोग जो कम पढ़े लिखे हैं, जो जिनको ज्यादातर साइबर के बारे में नॉलेज नहीं है, उनको कॉल करते हैं और उनसे किसी तरीके से वो ओटीपी ले लेते हैं और उनके बैंक से, या आजकल आप देखेंगे कि मनी ट्रांसफर के लिए कई ऐप है, जैसे कि फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, उसके जरिए से वो उनका पैसा अपने बैंक में ट्रांसफर कर लेते हैं और ये उनको काफी आसान तरीका लगता है ठगी का। इस तरीके से वो ठगी कर कई लोगों को अपना निशाना बनाकर, और जब ये जानकारी पुलिस तक पहुंचती है या ग्रामीण क्षेत्र के लोग पुलिस तक पहुंचते हैं, तब तक वो जो भी ठगी करने वाले हैं अपराधी है वो अपनी सिम कार्ड बदल लेते हैं, अपनी लोकेशन चेंज कर लेते हैं। जी, और जो है लोग ठगी का ऐसे चलते जो शिकार हो रहे हैं। सफीक, एक सवाल मेरा आपसे बड़ा अहम है, जिन लोगों के साथ में इस तरह की ठगी की जा रही है, जिन लोगों के चाहे पैसा कितना भी रहा हो, जो ठगा गया है, जो शिकायत भी की गई, क्राइम ब्रांच उस पर काम भी कर रही है, क्या उन लोगों का पैसा वापस मिल पाता है? क्या वो आसान है उसको ट्रैक करना? देखिए सर, ये एक विवेचना का पार्ट है। मैं आपको सबसे पहले बताऊं तो ये साइबर जो ठग होते हैं एक टीम बनाकर काम करते हैं जी। ये टीम इस तरह की होती है कि एक उनको जो मोबाइल की सिमें हैं वो मुहैया कराता है, दूसरा जो है वो एक जिस एटीएम पे ये लोग खड़े रहते हैं, जैसे आदमी का पैसा ट्रांसफर हुआ फौरन उसको निकाला। दूसरी बात ये है कि ये जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, ये छोटे मोबाइल होते हैं जो 1000-1500 रुपए की कीपैड मोबाइल ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। ये इन्होंने जैसे कि फरियादी का पैसा ट्रांसफर किया और फौरन उसके बाद मोबाइल को फेंक देते हैं, सिम को फेंक देते हैं। तो ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है कि मोबाइल भी बंद है,
लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस तकनीकी अपने इंस्ट्रूमेंट से जो है वो उपकरण से वो पता लगा लेती है। और कई मरतबा ऐसा हुआ है कि पुलिस जब उनको पकड़ने गई है तो वो एक ऐसे जगह पर रहते हैं जहां पर ग्रामीण क्षेत्र जो है उन लोगों को घेरे हुए होते हैं। पुलिस आई तो क्यों आई, साइबर से जुड़ा हुआ कोई मामला था तो क्यों आया। कई मरतबा ऐसा हुआ है कि हमले भी हो जाते हैं, लेकिन पुलिस जो है ज्यादातर अपराधियों को पकड़ने में कामयाब हो जाती है और वो लेकर भी आती है। आप बात करें अपन उनके पैसे को रिकवर की, तो ये जो पैसा फरियादी को लेते हैं, ज्यादातर इसमें ये होता है कि ये अपने ऐश और आराम के लिए इस तरह के क्राइम करते हैं और ज्यादातर ये पैसा खर्च कर देते हैं। लेकिन पुलिस जब इन्वेस्टिगेट में मामले आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस फरियादी को उसका जो राशि है वो लौटाने का प्रयास करती है, लेकिन वो उस सूरत में कि जब आरोपियों के पास से वो धनराशि मिल जाए या उनकी कोई प्रॉपर्टी मिल जाए। ऐसे मामले के अंदर जब जाके उसका चाहे वो सेल आउट करे या अगर उनका नकदी मिले, जिस तरह से व्यवस्था हो जाए, तो पुलिस का पूरा प्रयास रहता है कि जो ठगी का शिकार हुए उनको उनकी रकम वापस मिल जाए। बिल्कुल, उनकी रकम उनको जो है वापस मिल जाए, उसको लेकर भी लगातार जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। आपको इस मामले में एक जानकारी ये देना चाहता हूँ, यहाँ रिजर्व बैंक की एक गाइडलाइन है। रिजर्व बैंक के द्वारा समय समय पर एडवाइजरी जारी की जाती है, बैंकों द्वारा ही बताया जाता है कि अगर उनके साथ किसी प्रकार की साइबर ठगी हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कोई गलती है। तो रिजर्व बैंक द्वारा अगर समय पर साइबर ठगी होने के बाद व्यक्ति अगर समय पर रिजर्व बैंक को सूचित कर देता है, अगर एक दिन का मामला होता तो रिजर्व बैंक वो पूरा पैसा रिजर्व बैंक में ट्रांसफर करता है। अगर व्यक्ति 2 दिन में सूचित करता है तो उसका आधा पैसा, इसी तरीके से 3 दिन में सूचित करता है तो अलग अलग गाइडलाइन के अनुसार वो पैसा वापस होता है। और अगर वो 10 दिन बाद सूचित करता है तो बैंक की कोई भी इसमें जवाबदारी नहीं होती है। तो पुलिस यहाँ पर पैसा वापस नहीं दिलाती, यहाँ रिजर्व बैंक उसकी जिम्मेदारी लेता है पैसे वापस दिलाने की। बिल्कुल। तो क्या इस पूरे मामले को लेकर जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है, तो या फिर लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, क्या कुछ कदम उठाए जाए? अगर किसी के साथ में इस तरह की घटना घटित होती है तो तुरंत अपने अधिकारों का इस्तेमाल कैसे करें, उसको लेकर क्या कुछ कदम सरकारों को उठाए जाने चाहिए? जी, मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि जागरूकता तो होनी ही चाहिए, साथ में सरकार भी अपना कार्य पूरे तरीके से कर रही है। सरकार यहाँ पर समय समय पर एडवाइजरी जारी कर रही है, पुलिस समय समय पर वर्कशॉप चलाकर अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, एनजीओ के द्वारा जानकारी पहुंचती है जनता तक, और यह जानकारी जनता तक पहुंचती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं लालच और आलस, ये कहते हैं बहुत दोनों खराब चीजें, वो लालच में फंस के, जैसे अगर अभी बात कर ले जाए तो लॉटरी सिस्टम, जैसे कौन बनेगा करोड़पति, यहाँ से कॉल आने की बात करके ठगी होती है। यहाँ से ठग बोलता है कि हम कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहे हैं और आपका नंबर आ गया है और अब आपको अपना अकाउंट डिटेल देनी है, जानकारी देनी है। इस तरीके से वो अकाउंट की पूरी जानकारी ले लेते हैं और उसका जो CVVI नंबर होता है ATM कार्ड के पीछे, वो तक ले लेते हैं। और लोग लालच में फंसकर और आलस में वो जानकारी इसकी जुटाते नहीं है, लोगों से पूछते नहीं है कि ये सही है या गलत है, और वो ठगी का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लालच भी हम सब पर भारी पड़ रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं और अपील भी करते हैं अपने दर्शकों से कि अगर आपके पास इस तरह से कोई फोन कॉल आते हैं तो आप उसको इग्नोर करें और अपने बैंक की डिटेल किसी से भी शेयर ना करें। सफीक, एक सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि जिस तरीके से ऑनलाइन गेम खेले जा रहे हैं, अब कोरोना काल में स्कूल बंद थे तो बच्चे घरों पर थे और उन्होंने ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल किया, और इस ऑनलाइन गेम का जो है प्रभाव बहुत ज्यादा बच्चों पर पड़ रहा है। उससे कैसे बचा जाए, उससे कैसे सावधान रहा जाए, अभिभावकों का क्या दायित्व है, वो उसको कैसे सचेत रहे अपने मासूम बच्चों को लेकर, इस पर जरा प्रकाश डालिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात करना चाहूंगा कि जो बच्चों के ऑनलाइन गेम्स की बात आ रही है, सबसे पहले जो उनके अभिभावक हैं यानी उनके माता पिता हैं, उनको नजर रखना बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चे जो गेम खेल रहे हैं वो किस तरह के खेल रहे हैं। अगर हम बात करें जाए ऑनलाइन की गेम्स, तो बहुत सारे गेम ऐसे आए हैं जिसमें उसी गेम के माध्यम से बच्चे कभी किसी फ्लोर से टूट गए जिसकी वजह से वो मर गए, या किसी और कारण से उनकी मृत्यु हो गई है। कई मरतबा देखा जाए तो अभिभावक जो है प्रयास जरूर करते हैं उनको मना करने का, लेकिन बच्चे होते हैं माने नहीं माने। अभी हाल ही के अंदर मैं बात बताऊं, गृह मंत्री ने भी जो घोषणा की है कि इस तरह के ऑनलाइन गेम्स है जो बच्चों के लिए हानिकारक है, जो बच्चों के लिए जानलेवा है, उन पर प्रतिबंध किया जाए। अब देखना यह है कि किस तरह से इसका प्रतिबंध लगाया जाता है और सरकार इसमें कितना और काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी जो है
अहम बात भी है और बड़ा अहम सवाल भी है कि आखिरकार उसको रोका कैसे जाए। वालिद, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से ऑनलाइन गेम जो खेले जा रहे हैं उसका बहुत ज्यादा प्रभाव मासूम बच्चों पर पड़ रहा है, गलत संगत में वो बच्चे पढ़ते हुए जा रहे हैं या फिर कुछ और ऐसा कदम उठा लेते हैं जो उनके और उनके परिवार के लिए बड़ा ही हानिकारक साबित होता है। तो उसको लेकर सरकारों को और क्या कदम उठाया जाना चाहिए सरकारों की तरफ से, कि ताकि जो इस तरह से ऑनलाइन गेम है उस पर बैन लगाया जाए, उस ऑनलाइन गेम का इस्तेमाल मासूम बच्चे ना कर पाए हमारे देश के अंदर। उसको लेकर सरकारों को क्या कुछ और कदम उठाने की आवश्यकता है? जी बिल्कुल, जिस तरह से सरकार ने कदम ऑलरेडी उठा चुके हैं, अभी जिस गेम की बात हो रही है, इस गेम के ऊपर सरकार ने ऑलरेडी एफआईआर कर चुकी है। और इसके पहले पबजी नाम का जो एक गेम आया था उसके ऊपर भी सरकार ने बैन लगाया था। लेकिन होता यह है कि ये चाइनीज कंपनियां गेम बनाती है और वो समय समय पर अपने नए गेम लॉन्च करते रहती है। अब सरकार की भी यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि सरकार को दिक्कत ये होती है कि नए नए गेम आते हैं, बच्चे लोड कर लेते। कोरोना काल में जिस तरीके से आपने बताया बच्चे घरों में रहे, खेलकूद बंद हो गया, वैसे भी कई वर्षों से जब से ये डिजिटलाइजेशन हुआ है और गेम आए हैं, एंड्रॉइड फोन आए हैं, तब से बच्चे फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल गेम उन्होंने बंद करके अपने मोबाइल गेम और कंप्यूटर गेम पे ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। और अगर हम बात करें कि उनके परिवार वाले उन पे ध्यान क्यों नहीं देते, माता पिता, तो वो अपने कार्य में इस तरह से बिजी हो गए। जिस तरीके से आज महंगाई बढ़ी है तो हर आदमी, परिवार का हर सदस्य कहीं ना कहीं कार्य कर रहा है और वो मजबूर है कि वो अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देता। और बच्चे घरों में रहकर इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं और गेम, और अगर ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं उन्हें पैसा भी लगता है और वो पैसा गेम कंपनियां उनसे किसी तरीके से ठग लेती है। अब सरकार को चाहिए कि ऐसी कंपनियों को, जिस तरीके से गृह मंत्री ने एसपीओ को निर्देश दिए हैं कि वो ऐसी जितनी भी गेम कंपनियां उनको चिन्हित करें और उनपे बैन लगाएं, तो सरकार ऑलरेडी इस पे कदम उठा चुकी है। और सरकार को चाहिए इस पे और मंथन करे और मोबाइल में ही ऐसा फीचर दें कि कोई भी गेम इंस्टॉल होने के पहले उसमें कोई लॉकिंग सिस्टम दे, उसमें परिवार की राजी मर्जी या परिवार के सदस्य के पास ओटीपी जाए। कोई भी गेम लॉन्च होता है तो वो ओटीपी देख ले, भाई ये गेम लॉन्च हो रहा है मेरे मोबाइल पे या कंप्यूटर पे, तो वो उस पर निगाह रख सके। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अगर सरकार इस तरह का कदम उठाती है तो वो कारगर साबित हो सकता है। शफीक, अगर बात जो है कुछ ग्रामीण क्षेत्रों की जाए, दूर दराज के इलाकों की बात की जाए, जिस तरह से वहां पर लूटपाट, हत्या जैसे मामले सामने आते हैं, क्योंकि क्राइम को आपने बड़ी बारीकी से देखा है, काफी लंबे वक्त से जो है आप उसको कैप्चर कर रहे हैं, आप कवर करते आ रहे हैं क्राइम बिट को। आप हमारे दर्शकों को बताएं और समझाएं कि आखिरकार अगर उनके आसपास कोई इस तरह की अप्रिय घटना हो रही है उसको कैसे पुलिस तक पहुंचाए। आवाज नहीं आ पा रही है पूरी। क्या अब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जी शफीक जी, क्योंकि आपने क्राइम बीट पर एक लंबे वक्त से काम कर रहे हैं, आपने बड़े बारीकी से जांचा परखा है दूर दराज के जो इलाके हैं वहां पर जो इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, लूटपाट जैसी घटनाएं सामने आती हैं, और अगर किसी के आसपास कोई घटना घटित हो रही है उसको कैसे सूचित करें, पुलिस तक कैसे पहुंचाएं, आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं कि उस फिर पूरे क्राइम को कैसे खत्म किया जा सकता है, उसमें हमारा भी क्या कुछ योगदान होना चाहिए पुलिस के साथ साथ। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब किसी भी व्यक्ति के साथ जब कोई घटना होती है तो मध्य प्रदेश पुलिस ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था करके रखी है जिसको स्टैंडर्ड कहते हैं। आज आम नागरिक के पास जो है मोबाइल होता है, चाहे वो कोई सा भी मोबाइल, एंड्रॉइड हो या वो डायरेक्टली 100 फोन लगाए तो पुलिस जो है उस तक पहुंच जाती है। पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बात करें साइबर वाले मामले के अंदर, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग होते हैं वो बहुत सीधे साधे होते हैं, उनको कुछ इतनी जानकारी नहीं हो पाती कि मोबाइल में क्या आया है और किस तरह से उनको अपडेट करना है, या कोई लिंक आया है तो उसको अपने को क्यों नहीं छेड़ना है या क्यों छेड़ना है। तो ज्यादातर ये जो मसले हैं ग्रामीण क्षेत्रों के होते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी व्यवस्था की गई है, पुलिस ने बराबर जो है एडवाइजरी जारी की हुई है। दूसरी बात, मैं आपको बात बताऊं, जो साइबर क्राइम से जुड़े हुए मामले हैं उसके अंदर भी एडवाइजरी के अंदर उन्होंने हेल्प नंबर भी दिए हैं। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो इस नंबर पे आप जानकारी ले सकते हैं और इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का भी दायित्व होता है कि अगर हमारे आसपास कोई ऐसी घटना घटित हो रही तो हम उसकी तुरंत सूचना पुलिस तक पहुंचाए। शुक्रिया वाजिद और शफीक, आप दोनों का। आपने विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया कि कैसे इस पूरे क्राइम से बचा जा सकता है। लेकिन एक और बड़ा अहम सवाल है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को क्या कुछ कदम उठाने चाहिए कि इस तरह का जो साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है या फिर नकली नोट को लेकर जो क्राइम बढ़ता जा रहा है उसको खत्म कैसे किया जाए, उस पर रोक पूरी तरीके से कैसे लग सकती है, और जो ऑनलाइन गेम खेले जा रहे हैं जिसका प्रभाव हमारे मासूम बच्चों पर पड़ रहा है उससे भी छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, उसको लेकर भी जो सरकार कदम उठा रही है क्या उसमें और तेजी लाने की आवश्यकता है।